जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम 2 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को आने वाले शिफ्ट में यहां पर एनटीपीसी का एग्जाम देना है उनके लिए जीएस और जीके में मैं यही सलाह दूंगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करिए। कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करिए। मैक्सिमम आप 30 प्रश्न ही कर पाएंगे जीके और जीएस सेक्शन में, आपकी तैयारी चाहे जितनी हो। तो इसीलिए जो भी आपकी तैयारी है उसी के अनुसार आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 में आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। तो यहां पर अगर हम लोग पुरुष कैटेगरी में बात करते हैं तो बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको यहां पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार से अगर हम लोग महिला खिलाड़ियों में बात करते हैं तो एलिसा पेरी, क्या नाम है, एलिसा पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इनको यहां पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। और आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर पुरुषों के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है उसे हम लोग सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग महिलाओं वाले जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार होता है उसकी बात करें तो इसे हम लोग रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। वैसे अभी 2020 में आईसीसी के द्वारा अपने डिकेड पुरस्कारों की घोषणा की गई और उसमें पुरुषों की श्रेणी में विराट कोहली पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं और महिला खिलाड़ियों में बात करें तो एलिसा पेरी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर किस खिलाड़ी ने 20,000 रन नहीं बनाए हैं। तो अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो वह आसानी से इस प्रश्न को कर सकता था। ऑप्शन दिया गया था सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गावस्कर और ब्रायन लारा। तो यहां पर अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्होंने तो लगभग 40,000 के आसपास रन बनाए हैं। राहुल द्रविड़ की बात करें तो इन्होंने भी 20,000 से ज्यादा ही रन बनाए हैं। लारा की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी यहां पर 20,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन अगर हम लोग सनी पाजी की बात करें यानी कि सुनील गावस्कर जी की बात करें तो इनके समय में टी20 होता नहीं था। टेस्ट में इन्होंने सबसे पहले 10,000 रन भी पूरा किया था। लेकिन अगर हम लोग वनडे की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने 3,000 से थोड़ा सा ज्यादा रन बनाया था। तो सुनील गावस्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसका आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसके अलावा 2020 वाला 2021 में हो रहा है तो वो आपके टोक्यो में होगा जो कि जापान की राजधानी है। और नीचे कमेंट में बताइएगा कि इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, तो वह ईयर आपको कमेंट में बताना है। फिर अगर हम लोग 2028 की बात करते हैं तो यूएसए के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस देश को हर्मिट किंगडम या जोगियों का देश कहा जाता है। तो अगर आपको पता होगा कि हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर यह बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन था। हर्मिट किंगडम अगर हम लोग कहें तो यह एक ऐसे समुदाय होते हैं या फिर एक ऐसा देश होता है जो दुनिया से बहुत ही कम मतलब रखता है, यानी कि दुनिया के साथ में जो इसका जुड़ाव है वह बहुत ही कम होता है। तो ऐसे ही जो हमारे देश होते हैं उन्हें हम लोग हर्मिट किंगडम या फिर जोगियों का देश कहते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। कौन सा? नॉर्थ कोरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न। 1928 में होता है बारदौली का आंदोलन और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हिस्सा लिया था। और इसी समय यहाँ की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा सरदार की उपाधि भी दी गई थी पटेल साहब को। तो ये प्रश्न ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। अब यहां पर जो मेरे पास प्रश्न पूछा गया उसमें कहा गया था कि प्रश्न इस प्रकार से था कि भारतीय भाषा विज्ञान का मुख्यालय कहां पर है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर हम लोग केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको कर्नाटक के मैसूरू में मिलेगा।
कहां पर? कर्नाटक के मैसूरू में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1969 को हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और शिक्षा मंत्रालय के अधीन हमारा यह एक संस्थान है। तो यहां पर बात हो रही है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की, तो इसका मुख्यालय आपको मैसूरू में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1 जनवरी 1923 को इस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस से ये लोग थोड़ा सा गुस्साए थे, उसके बाद में पार्टी इन्होंने बना ली थी। बाद में 1935 में ये जो पार्टी होती है वह कांग्रेस में एक बार फिर से मर्ज हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया था? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 40 में, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 40 था यह ग्राम पंचायतों से संबंधित था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसी के मद्देनजर हमारे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा जाता है जो कि पार्ट 9 था, और इसके अंतर्गत 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका जो अनुच्छेद 40 था वह हमारे ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मोहनजोदड़ो, ये आपको कहां पर मिलेगा? तो मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा यह स्थल था। यूनेस्को ने इसे 1980 में अपने धरोहर स्थल में भी शामिल किया था। और अगर हम लोग बात करते हैं इस स्थल की तो पाकिस्तान का जो सिंधु प्रांत है वहां पर यह स्थल आपको देखने को मिलेगा। और इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी कि जो इसका एक्सकवेशन है वह राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ये वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर पूछा गया था कि एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट या बाइट होते हैं? तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था या फिर इसका सही उत्तर क्या होगा वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डेनमार्क देश की संसद का नाम क्या है? तो यह आप कह सकते हैं टफ प्रश्न है, हालांकि लूसेंट जीके की जो बुक है उसमें यह दिया गया है। तो डेनमार्क देश की संसद की बात करते हैं तो इसका नाम है फोकेटिंग। क्या नाम है? फोकेटिंग यहाँ की संसद का नाम है। 2 देश और हैं जिनकी संसद का नाम अक्सर पूछा जाता है। तो एक तो है जापान। क्या है? जापान। जापान की संसद का नाम है डाइट। और वैसे अगर हम लोग रूस की बात करते हैं तो यहाँ की संसद का नाम है फेडरल असेंबली, और इसी में जो इसका लोकसभा है उसका नाम है ड्यूमा। तो ऑप्शन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में ड्यूमा होता है तो आप ड्यूमा करेक्ट करेंगे, अदरवाइज फेडरल असेंबली रूस की संसद का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। इसके अलावा बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसके संसद की बात करते हैं तो इसका नाम है जातीय संसद। उसके अलावा नेपाल की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली इसका नाम है। और अगर हम लोग बात करते हैं मालदीव की तो उसकी संसद का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दृश्य तरंगों की खोज किसने किया था? तो दृश्य तरंगों यानी कि विजिबल रेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी खोज की थी सर विलियम हर्शल ने। किसने? सर विलियम हर्शल के द्वारा 1800 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुचेता कृपलानी कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं वह हैं सुचेता कृपलानी। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी और इस प्रकार से भारत की ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उदाहरण है? तो ये आपको मिलेगा मोमबत्ती के जलने में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस होता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वह कहां पर लगा था? तो अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं तो नेट के ऊपर आपको इसके 2 आंसर देखने को मिलेंगे। पहला आपका है सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल का जो आपका दार्जिलिंग जिला है वहां पर 1897 में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन कई सारे वेबसाइट के ऊपर आपको एक दूसरा पावर प्लांट मिलेगा जिसका नाम है शिवन समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट।
और ये 1905 में बना था। कहाँ पर? कर्नाटक में कावेरी नदी के ऊपर। तो ऑप्शन में क्या आपका रहा था उसी के अनुसार आपको टिक करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों आपको ऑप्शन मिले, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको एक एलिमिनेट करना था। तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम लोग सहायक नदियों की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से न्यांग हो गया, लोहित हो गया, धनसरी है, कोलोंग है और ल्यासा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दाएं से बात करें तो कामेंग हो गया, सुबनसिरी हो गया, मानस है, तिस्ता है, जलधका है, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कैलाश मानसरोवर के पास में चमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पूरे चीन को ये ट्रैवल करती है और वहां पर इसका नाम होता है यरलंग सांगपो। उसके बाद में ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर इसे हम लोग सियांग रिवर कहते हैं। और जब ये एंटर करती है असम में तब इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसे ही एंटर कर जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो गैस है वह ग्रीन हाउस से संबंधित नहीं है। तो कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक आपका था ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प यानी कि जो हमारा वाटर वेपर है, ओजोन हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं 2020 वाले की, तो इसमें हमारे देश का स्थान था 94वां। कौन सा? 94वां स्थान था। लेकिन अगर 2019 की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे देश का स्थान था 102वां। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इनमें से क्या हुआ था। तो जो हमारी सती प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ था इन्हीं के समय में। तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसकी यूनिट का नाम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इसकी यूनिट का नाम है नर्व सेल, जिसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपका एक आसान सा प्रश्न था, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अब कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे, जैसे कि एक था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 14 जनवरी 1961 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1961 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मराठा साम्राज्य के थे सदाशिवराव और अहमद दुर्रानी जो कि अफगान का शासक था, इनके बीच में 14 जनवरी 1961 को पानीपत का युद्ध हुआ था। पहले युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरे युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम लोग हेमू के नाम से जानते हैं, और अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, इनके बीच में 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1919 में हमारे यहाँ पर आता है रॉलेट एक्ट। कब? 1999 में। और इस एक्ट की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है 1928 में। तो ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान में लाला लाजपत राय जी की डेथ भी होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यह एक 7 सदस्यीय समिति थी जिसका गठन 1928 में किया गया था और ये लोग भारत में आए थे इस कानून की समीक्षा के लिए। फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन के लिए जो पेरिस समझौता है यह कब हुआ था। तो याद रखेंगे, ये जो समझौता है वह साइन हुआ था 22 अप्रैल 2016 को। कब? 22 अप्रैल 2016 को ये साइन किया गया था। और लागू कब से हुआ था? तो 4 नवंबर 2016 से ये लागू हो गया था। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का ये हमारा 21वां पार्टी था, यानी कि 21वें नंबर का कॉप था। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर हम लोग कॉप 1 की बात करते हैं तो जर्मनी के बर्लिन में 1995 में हुआ था। इसके अलावा कॉप 21 ये हमारा पेरिस वाला था। उसके बाद में कॉप 22 की बात करते हैं तो मोरक्को के माराकेश में ये हुआ था 2016 में। कॉप 23 की बात करते हैं तो बॉन में हुआ था जर्मनी के 2017 में। कॉप 24 की बात करते हैं तो पोलैंड के काटोविस में हुआ था 2018 में। कॉप 25 की बात करते हैं तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था 2019 में। और कॉप 26 2021 में प्रस्तावित है। कहां पर? यूके के ग्लासगो में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
कुछ अन्य प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि एक प्रश्न पीली क्रांति से था जो कि थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कोई यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस उन्होंने यही कहा कि सर ये घुमा करके पूछा गया था। उसके बाद में डिजिटल इंडिया से संबंधित कोई प्रश्न था जहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एलिमिनेट करना था। एक प्रश्न आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पूछा गया था। तो इन प्रश्नों के बारे में अगर आप किसी को पता हो तो वह नीचे कमेंट में बता देंगे, जिससे मैं जो इसकी पीडीएफ होगी उसमें इन प्रश्नों को इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।